नवगठित जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दराक्षणा अंद्राबी, वक्फ बोर्ड के सम्माननीय सदस्य सैयद मोहम्मद हुसैन साहब, डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब, सुहेल काजमी साहब, श्री नवाबुद्दीन साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित जम्मू के मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, सिविल सोसाइटी के सभी उपस्थित महानुभाव, देवियों, सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, वैसे तो राजभवन में मिलकर के बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर अंद्राबी को और सभी सम्माननीय सदस्यों को मैं बधाई दे चुका था, लेकिन इस बहाने पहली बार ये होटल मैंने देख लिया, इसलिए मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है कि आज का दिन निश्चित रूप से खास है। मेरे पहले बहुत सारी बातें कही गई हैं। डॉक्टर मुजफ्फर बेग साहब ने बात को दूसरी दिशा में भावुकता में लेके चले गए। मुझे लगता है कि निजी तौर पर अगर आप देखें तो मैं मानता हूं कि दुनिया में दो सबसे बड़े आविष्कार हुए। अगर ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में हम देखें तो रूल ऑफ लॉ, और विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो वी। और मुझे लगता है कि जो बात कही गई शुरुआत में कि अधिकार दिए जाए, मुझे लगता है कि भारत के संविधान में जो अधिकार वक्फ बोर्ड को है, देश की संसद ने जो दिया है, उसे न एक कम और न एक ज्यादा। मुझे लगता है कि इसी तरह से देश चलता है, इसी तरह से व्यवस्थाएं चलती हैं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। दो शब्द में यहाँ आया तो बार बार सुनता था, औकाफ और वक्फ। मेरे लिए शब्द नया था, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। और कई स्कॉलर से जब मैं मिलता था तो मैं समझने की कोशिश करता था। किसी से मैंने पूछा कि भाई औकाफ और वक्फ में क्या अंतर है, और मुझे लगता है कि सच्चाई को स्वीकार करनी चाहिए, मुझे नहीं पता था। तो एक सज्जन ने मुझे कहा कि साहब, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था और संविधान सभा में धार्मिक संस्थाओं की जमीन जायदाद पर दिसंबर 1948 में चर्चा हो रही थी, तो उस वक्त भी कुछ लोग औकाफ शब्द का इस्तेमाल करते थे और बहुत से लोग उस संविधान सभा में वक्फ शब्द का भी इस्तेमाल किए। दोनों एक ही है और दोनों का मतलब भी एक ही है। खैर, मुझे संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भी अनेक डेलीगेशन मिलने आते थे और ज़्यादातर लोग यही बात कहते थे कि साहब औकाफ की फलानी ज़मीन पर कब्जा हो गया है और फलानी ज़मीन पर दुरुपयोग हो रहा है। फिर 1995 का सेंट्रल वक्फ एक्ट मैंने थोड़ा ढूंढा। कानून पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन समझने की कोशिश किया, और उसमें फिर मैं पाया कि औकाफ यानी वक्फ। तो मेरी जिज्ञासा शांत हो गई। कुछ राज्यों में लोगों ने उसे साधारण तरीके से समझने के लिए वकाफा शब्द का भी इस्तेमाल किया। औकाफ बोलचाल की भाषा है जो सरल लगती है, और वक्फ मैं कहूँ कि आधिकारिक रूप से प्रयोग करने में थोड़ा जुबान को तोड़ मरोड़ करके, जैसे पहले किया जा रहा था, इस्तेमाल करना पड़ता है। देश के अलग अलग हिस्सों में शब्दों के इस तरह के, हम लोगों के यहाँ कहावत है कि हर 5 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, तो उसका मैं लोकलाइजेशन कह सकता हूँ। और इसका आमना सामना मुझे लगता है कि यहाँ के लोग भी करते होंगे, हमारे यहाँ ज़्यादा होता। 1995 सेंट्रल वक्फ एक्ट की मैं बात कर रहा था। उसमें जो चौथी लाइन है उसको मैं पढ़ना चाहूँगा
it extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. जब ये 1995 में बना तो देश के सभी हिस्सों में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है तो ठीक कह रहे थे बेग साहब कि वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण लागू हुआ है। और अनेक ऐसे कानून जो देश में लागू थे, यहाँ नहीं लागू थे, ऐसे अनेक कानून यहाँ लागू किए गए। अब उस पर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे बेहतरी होगी, कुछ लोगों की राय अलग है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि डॉक्टर अंद्राबी के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों को वक्फ बोर्ड के जरिए इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी और यहाँ की आवाम की खिदमत करने का अवसर मिले, ये हम सब ने कोशिश की है। कई लोग पूछ रहे हैं कि 2019 के बाद क्या बदला, तो पहला बदलाव यही देखिए जिसका जिक्र पहले भी किया गया है कि एक बड़ी बदल 2019 के बाद देखने को मिल रही है। आम आदमी की तरक्की के लिए कैसे काम किया जाए, मैं समझता हूं कि सबका लक्ष्य यही होना चाहिए। एक बहुत छोटा उदाहरण मैं जानबूझ करके इसका जिक्र करना चाहता हूं और ये आंकड़े सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, इसके प्रमाण हैं। 2018 में जम्मू कश्मीर में कुल जो परियोजनाएं पूरी हुई थी वो 9,229 9,229 थी। आगे बढ़िए 2021 में जितनी धनराशि 9,229 परियोजनाओं को खर्च करने में लगी हुई थी, उससे 10% कम धनराशि में 21,943 प्रोजेक्ट, उससे 10% कम धनराशि में पूरी हुई। और 31 मार्च का जो मैं आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं, 18 से 30% कम धनराशि में 40,873 परियोजनाएं पूरी हुई। इसको आप चेक कर सकते हैं सरकार की वेबसाइट पर भी और एक एक प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जियो टैगिंग है, सबके फोटोग्राफ हैं और जम्मू कश्मीर का हर नागरिक उसे चाहे तो स्वयं देख सकता है। कम पैसे में 4 गुना प्रोजेक्ट पूरी हो जाए, निश्चित रूप से बड़ी बात नहीं, कुछ छोटी बात भी नहीं। अब ये विचारणीय प्रश्न है कि आखिर ये हुआ कैसे। कोई बहुत बड़ा करिश्मा तो हुआ नहीं, तो कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसी सृजित हुई है जिसमें पारदर्शिता की गुंजाइश बढ़ गई है। या तो एक विषय ये हो सकता है, या दूसरा विषय ये हो सकता है कि जो व्यवस्था थी उसमें सामान्य जनता के उपयोग और उपभोग के काम हों या कुछ अभिजात वर्ग के लोगों के काम हों, या वो व्यवस्था चल रही थी। मुझे लगता है कि ये आप के विचार का विषय है और मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा, ईमानदारी से इसका विवेचन करने की जरूरत है। और लगता है कि नई व्यवस्था में अभी भी दोष है तो निश्चित रूप से मैं स्वागत करूंगा कि आप सुझाव दें। मैं ये जानता हूं कि कोई व्यक्ति पूर्णांक नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है। हर मनुष्य को जीवन भर सीखना है। कोई किसी विषय का संपूर्ण ज्ञाता हो, मैं समझता हूं नारद के बाद इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ भी जो लोग बैठे हैं सब में कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं। मैं स्वागत करूंगा आपके सुझावों का। बेरोजगारी की बड़ी चर्चा आजकल है। मैंने कई अवसरों पर यह बात कही है कि ये सच है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और इस तस्वीर को समझने के लिए मैं 1 मिनट में एक बात कहूँगा कि हमारी कुल आबादी आज
की तारीख में 1.25 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख। हमारे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट 5 लाख से ज़्यादा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो डेली वेजर, उनकी संख्या पर देवेंद्र राणा साहब कहते हैं कि साहब ये 85,000 हैं, अशोक कौल साहब मिलते हैं तो कहते हैं 1,13,000 हैं, और बार बार हमको धमकाते हैं कि इनको जल्दी से परमानेंट करिए। स्वाभाविक है, उनके लिए जो समाज में काम करता है उसके सोचने का अपना नजरिया, और मन से गलत भी नहीं मानता हूँ। बिहार की आबादी मोटे तौर पर हमसे 10 गुना से ज़्यादा है, और वहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 4,67,000 है। तो बिहार से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर में है। हम प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, हम सबने तय किया कि जो रिक्तियाँ हैं उन्हें भरेंगे, और आज की तारीख तक 11,337 सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं। ये जम्मू कश्मीर बैंक की बात मैं नहीं कर रहा, केवल एसएसबी की बात कर रहा हूँ। 7,988 पद ऐसे हैं जिनमें से 60% के रिजल्ट निकल गए हैं, और आने वाले अप्रैल तक बाकी निकल जाएंगे। उनके वेरिफिकेशन का काम होने तक मैं उम्मीद करता हूं कि जून तक 20,000 लोगों को नौकरी दे दी जाए। उसका दूसरा पक्ष मैं आपसे कहना चाहता हूं, और चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, इस सभागार में बैठे हुए लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध कि आप खोजिए, अगर एक व्यक्ति की नियुक्ति गलत हुई है तो मनोज सिन्हा दूसरे दिन इस्तीफा दे देंगे। एक व्यक्ति, कोई कहते कि योग्यता के अलावा कोई आधार रहा तो जम्मू कश्मीर से हम चले जाएंगे। मुझे मिलने आते हैं, एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बेटी मुझे मिठाई लेकर के आई, और उसने कहा कि साहब मैं अफसर बन गई हूं, मैंने जन्म के बाद कभी सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में ठेला चलाने वाले की लड़की को सरकारी नौकरी मिल सके, और एक नहीं ऐसे 13 नाम मैं लिख के लाया, मैं कर सकता, आप उसे वेरीफाई कर सकते। बाकी जो पद हैं चिन्हित किए गए हैं उन्हें भी भेजेंगे, जल्दी से जल्दी उनकी भर्ती करेंगे। एक विवाद खड़ा हुआ था, 2019 के बाद नियुक्तियों के नियम बदल गए। अशोक कौल साहब भी आए थे, राणा साहब भी आए थे, अनेक लोग इसमें से आए थे मेरे पास में। पहले रिजर्वेशन नहीं था, यहाँ रिजर्वेशन मिल गया। योग्यता के आधार अलग थे, पहले इंटरव्यू होता था, हमने इंटरव्यू खत्म कर दिया। क्लास 3 क्लास 4 में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जो मेरिट में आएगा परीक्षा में जो सबसे ऊपर होगा उसे नौकरी दे दी जाएगी। ऐसे लोग जो परीक्षा में बैठ चुके थे, जिनके रिजल्ट नहीं निकले थे या जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी, उनको हमने वापस ले लिया, उन्हें विज्ञापित करने जा रहे हैं। उनमें ये नए नियम लागू होंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं साहब हमने बहुत पहले आवेदन किया था, उनको 1 टाइम रिलैक्सेशन भी दिया। भाई उनका दोष नहीं, इसलिए एक बार रिलैक्सेशन देते हैं। अभी कल सब इंस्पेक्टर के 1200 पदों की भर्ती की परीक्षा हुई है, और परीक्षा जहाँ होती है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। एसएसबी का चेयरमैन भी देखता है, और कल अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक के बाद मैं भी कैमरे से देख रहा था कि इन्विजिलेटर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, और कई लोगों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की गई। कई लोगों के खिलाफ, मैं समझता हूं कि आप सब इस बात को जानते हैं। ये जब व्यवस्था पारदर्शी ढंग से चलती है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सामान्य आदमी को इसका लाभ मिलता है। अभी आपकी जमीन आपकी निगरानी, डिजिटाइजेशन की बात अभी डॉक्टर अंद्राबी ने किया है। भारत सरकार ने एक नई पहल शुरू की, लैंड का डिजिटाइजेशन तो हो ही रहा है। आप अपनी जमीन देख सकें और आपको पासबुक 3 लैंग्वेजेज में, उर्दू में भी, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी मिल सके, इसका मुकम्मल इंतजाम कर दिया गया। धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा, और इसे 6 महीने में सबको अपनी पासबुक मिल जाए, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अब गांव में रहने वाले आदमी के घर का भी नंबर, भारत सरकार ने जो नई स्कीम शुरू की है, एक गांव में रहने वाले आदमी के घर का भी एक विशेष नंबर होगा। क्योंकि जो गांव में रहता है उसको कठिनाई थी, बैंक जाता था तो शहर के
आदमी के मकान को तो बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता था। गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास अगर गांव में घर है तो बैंक के लिए वो कौड़ी का दाम था। अब उसके भी नंबर मिल जाएंगे, उसकी भी एक विशिष्ट पहचान होगी। ये काम भी प्रारंभ हो गया, थोड़ा समय लगेगा लेकिन इस काम को भी पूरा किया जाएगा। कल शाम को एक संपादक महोदय ने श्रीनगर से फोन किया। उनकी एक रिश्तेदार भी सरकारी नौकरी में, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं एक दुकान पर गया था और मैं, डॉक्टर साहब आए हैं, अनेक लोग श्रीनगर से भी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जरा अखबार के बयान पंजे जाइए, डल लेक देखिए। कोई बड़ा इंटरवेंशन हमने नहीं किया, किसी वैज्ञानिक ने सहयोग भी नहीं उसमें ऐसा बड़ा इंटरवेंशन कर दिया, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि देख के आइए और कहिए कि पहले से दल में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। जिस हिस्से में हमने काम कराया है मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं। और मैं अगर आंकड़ा बताऊं कि पैसा कितना खर्च हुआ तो आपको ताजुब होगा। बहुत कम धनराशि में, कोई बड़ा काम नहीं हुआ। वो बड़ा काम होने की तैयारी है, वो बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन बड़े छोटे से इंटरवेंशन से मैं समझता हूं कि स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। अनेक ऐसी चीज़ें हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना। एक बात का जिक्र मुझे लगता है आज मैं करूँगा। अभी 2 दिन पहले एक एसपीओ को मार दिया आतंकवादी। जब से मैं आया पहली घटना मैंने देखा है कि उसके भाई ने, जो 19 साल का था, पढ़ाई कर रहा, उसने पूरी शिद्दत से उनका मुकाबला किया, वो भी शहीद हुआ। मैं उसकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं और मैंने तय किया कि भारी धनराशि उसको देंगे और उसके परिवार को सरकारी नौकरी भी देंगे। नौजवान में अगर ये जज्बात है कि नहीं आतंकवाद से लड़ना है, तो ऐसे नौजवान को पुरस्कृत करना मैं समझता हूं ये शासन का दायित्व है और ये सबसे प्राथमिक कर्तव्य है किसी शासन का। मैं दूसरी तरफ चला गया, मैं विषय पर आता। तो ये अनेक छोटी छोटी बातों से बड़ा परिवर्तन मैं समझता हूं कि हो जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था की आलोचना भी होती, होनी भी चाहिए, ये हक है लोकतंत्र में। मुझे लगता है कि यही हमको मिला हुआ है। लेकिन काले और सफ़ेद का फर्क ईमानदारी से करना ये आवश्यक होता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि दिल को उस राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है। जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो तेरे कहनों पे रहा करती। लोग सालों से जुस्तजू कर रहे थे, यहाँ इंडस्ट्री आए आंकड़ा लगा रहा था। आज़ादी के बाद से आज के 6 महीना पहले तक, बेग साहब, मैं आपको विशेष रूप से, आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं। कुल इन्वेस्टमेंट 14,783 करोड़ का हुआ है जम्मू कश्मीर में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14,783 में दोहरा रहा हूं। और आज की तारीख तक 28,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने स्वीकृत कर दिए हैं और जमीनें दे दी गई। और मैं उम्मीद करता हूं जो रफ्तार है, जिस तरह से रुचि है लोगों की, पहले जब नई इंडस्ट्रियल स्कीम बनी थी, मैं प्रधानमंत्री जी को आभार न व्यक्त करूं तो मुझे लगता है कृतज्ञता होगी। और एक व्यक्ति का, और भारत के गृह मंत्री का, जिन्होंने रुचि लेकर इस नई इंडस्ट्रियल स्कीम में व्यक्तिगत रुचि लेकर हम सबकी बातों को सुना नहीं बल्कि अपना अनुभव साझा करके देश में, मैं कह सकता हूं कि सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल स्कीम बनाने में उन्होंने योगदान किया। जब पॉलिसी बनी थी तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 20-25 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया, ये 70,000 करोड़ से कम नहीं होगा, इससे ऊपर जितना चला गया। अभी कुछ लोग गल्फ कंट्री से आए थे, पिछले दिनों मैं दुबई गया था। MOU साइन हुए, वो क्रियान्वित हो रहे हैं और इस हफ्ते में उनको जमीन मिल जाएगी। रियल इस्टेट समिट यहाँ हुआ, श्रीनगर में भी करने जा रहे हैं।
अब 2-3 आरोप लगते हैं। डेमोग्राफी बदल रहे हैं मनोज सिन्हा, जमीन बेच रहे हैं मनोज सिन्हा। भैया एक ही जमीन मुझे न यहाँ कभी रहना है, न लेके जाना है, वो यहीं रहेगी और यहीं के लोगों की रहेगी। दूसरा जो यहाँ व्यापार या उद्योग लगाने आ रहा है, उससे निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को लाभ होने वाला है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कुछ आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है और जीवन के हर क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं रहा, मैंने शुरू से कहा आपसे। अब एक कानून था कि अगर आर्चर्ड लगाना है तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की परमिशन चाहिए, काटना है तो भी चाहिए, लगाना है तो भी चाहिए। अब किसान को रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आज नहीं है तो जो काम देख रहा है, मैंने जो एडवाइज़र हमारे देख रहे हैं वहाँ तक जाए वो बेचारा बगीचा लगाने के लिए। ऐसे भी लैंडलॉर्ड थे जिनको बदल दिया। लोग कहते हैं साहब ये कानून सब गड़बड़ करते जा रहे हैं। ये मैं गड़बड़ नहीं करते जा रहा हूँ, मैं आम आदमी के हित का कानून बना रहा हूँ और ये बनाना मैं जारी रखूँगा। 4 कैनाल से कम जमीन है तो वो किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता। कौन सा कानून है भाई? मैं गरीब हूँ, छोटा किसान हूँ, अगर 2 ही कैनाल तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? यह किसी बड़े किसान को ही नहीं है तो हाई डेंसिटी प्लांटेशन लगा सकता है। इस तरह के अनेक चीज़ों को बदलने की कोशिश की जा रही है और आप से मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर आपको लगे कि कहीं गलत है तो मैं उसमें का आदमी नहीं, मैं तुरंत उसको ठीक करने की कोशिश भी करूंगा और ईमानदारी से ठीक करूंगा। और मुझे लगता है कि एक बात मैं बड़े साफ तौर पर हर बात कहता हूं कि भाई गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। ये नीति किसी भी शासन की होनी चाहिए। जो गुनाहगार है उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए और जो बेगुनाह है उसके साथ कोई छेड़छाड़ किसी को करने का अधिकार नहीं है। कोशिश से देखता हूं, जब डॉक्टर अंद्राबी नॉमिनेट हुई थी तो उनका बयान मैंने पढ़ा, पहला बयान मुझे अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि केवल धार्मिक स्थलों के रखरखाव तक हम सीमित नहीं रहेंगे बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी मैं और हमारे ये जो नए सदस्य चुने गए हैं इनके लिए भी हम काम करेंगे। इस वक्तव्य के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आप सब इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। आप सबके मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में वक्फ अपनी पहचान भी बना सके और यहाँ की आवाम के हित में काम कर सके। मैं समझता हूँ यही लोगों की आपसे अपेक्षा है। कहा गया, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि इस अभियान में न पैसे की न प्रशासन की किसी लापरवाही की कमी आपको नहीं होने दी जाएगी। अनेक कार्यक्रम हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के और प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सेंट्रल वक्फ बोर्ड लागू हो जाने के बाद सेक्शन 32 अब प्रभावी हो गया है, यानी वक्फ की सारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। वो न एलजी के पास है, न चीफ सेक्रेटरी के पास है, न डीसी के पास है, न डिविजनल कमिश्नर के पास। तो मुझे लगता है कि अब ये नहीं चलेगा कि साहब हमको प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी रवायत है कि कह दीजिए कि सब तो वहाँ केंद्रित है। मैंने पहले इसीलिए कहा कि न उससे एक शब्द ज़्यादा और न एक कम। जो भारत के संविधान ने और देश की पार्लियामेंट ने आपको अधिकार दिए हैं वो पूरी तरह से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी है। वक्फ और मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया बना हुआ है जिसे हम वामसी कहते हैं। 2022 तक के आंकड़े हमने देखे हैं। अभी वक्फ की प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड का काफ़ी डिजिटाइजेशन हुआ है, 32,506 का। सभी सदस्यों से और डॉक्टर साहिबा से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको आवाम की भलाई में कैसे लगाया जा सकता है।
एक बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने में इसका क्या उपयोग हो सकता है, ये निश्चित रूप से यही अपेक्षा जम्मू कश्मीर के लोगों की है आपसे, यही अपेक्षा भारत सरकार की है या हम सबकी है। केंद्र सरकार शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना कार्यक्रम भी चला रही है और उसके अंतर्गत समाज कल्याण के भी अनेक कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। डॉक्टर हलीम की कविता का संग्रह कश्मीरी में है। अब देखो आप उसको पढ़ रहे थे, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने लगा हूँ डोगरी और कश्मीरी। मुझे बताया गया है कि हिंदी में इसका अगर अनुवाद किया जाए तो ये इंद्रधनुष होगा। क्यों ठीक कर रहा हूँ डॉक्टर? डॉक्टर साहब तो सालों से जम्मू कश्मीर में सूफी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी लेखनी द्वारा महत्वपूर्ण और अनूठा प्रयास कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि दर्जनों बेहतर किताबों के रचयिता डॉक्टर हलीम की ये पुस्तक भी आवाम में नई पीढ़ी में मोहब्बत और अमन का संदेश प्रसारित करेगी। इस पुस्तक की सफलता के लिए भी मैं उन्हें बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। इस देश में सदैव से सर्वपंथ संभाव के सिद्धांत का पालन इस देश ने किया है, उसे बढ़ावा भी दिया है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो हमारे देश की परंपरा है, जिसका जिक्र डॉक्टर बेग कर रहे थे, सिविलाइजेशन, उसे आप सबको पोषित करना है। आने वाले समय में समाज कल्याण और अपने कार्यों के द्वारा मैत्री और सद्भावना का बीज जम्मू कश्मीर में आप बो सकें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और एक शेर मुझे भी याद आ गया जब आप पढ़ रहे थे, तो मैंने लिखा उसी समय कागज कलम से कि जिधर के सिमत मेरे दोस्तों की बैठक थी, उसी तरफ से मेरे सहन में पत्थर आए। अगर स्थिति ये रही हो तो इस स्थिति को बदलने के लिए अंत में 4 लाइन करके मैं ख़त्म करूँगा कि जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।